नमस्कार दोस्तों, करंट वाली क्लास में आपका बेहद स्वागत है। आप इतने काबिल बनो कि जब आप खड़े हो तो हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए। आप इतने काबिल बनो कि जब आप खड़े हो तो हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए। ऐसी अगर आपके पास भावनाएं हैं, पढ़ने के लिए जज्बा है, तो फिर पढ़ना, नहीं तो बेटा आप घर में जाइए और इत्मीनान से कुछ ना कुछ काम बटवाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बेहद दमदार क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को आपको कॉपी में नोट करना है। आप फोन के भरोसे मत रहिए। ठीक है, अभी अभी एक नई न्यूज़ आई है कि आने वाले 10 वर्षों में हर घर में एक कोई पागल पैदा होगा। अगर आप इसी तरह फोन में पढ़ते रहोगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अपना बचाना है, देश को बचाना है और अपने घर के भविष्य को बचाना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त की गई हैं? लगभग 12,000 समथिंग शिकायतें हैं और जिसमें से उत्तर प्रदेश की केवल लगभग 6,000 समथिंग शिकायतें। सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ से प्राप्त की गई हैं? तो अपने यूपी से प्राप्त की गई हैं, महिलाओं की शिकायतें। और ये शिकायतें किसने अभी बताया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये सब बताई गई हैं। ये सर्वाधिक शिकायतें कहाँ की हैं? तो सबसे ज़्यादा शिकायतें आपने यूपी की हैं। और अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पढ़ा जाए कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की शिकायतें, महिला शिकायत, अगर इसकी बात करें सर्वाधिक शिकायत महिला शिकायत, सर्वाधिक महिला शिकायत, अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ हैं? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, लगभग 6,000 समथिंग शिकायतें हैं 12,000 में। और नंबर 2 पे आपका है, आता है दिल्ली। और नंबर 3 पे स्टेट है आपका महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शिकायतें कहाँ हैं? दिल्ली हैं, जहाँ निर्भया जैसा कांड हुआ था। और तीसरा सबसे ज़्यादा शिकायत वाला राज्य कौन सा बन गया है? अपना महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा जीएस भी देखिए। जो महिला आयोग है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो राज्य महिला आयोग है, इसके हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर हम महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 31 जनवरी 1992 में। और इसकी पहली अध्यक्ष, क्वेश्चन नोट करना, पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक को बनाया गया था। जयंती पटनायक को बनाया गया था, नोट कर लेना बेटा इसको। जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी, फर्स्ट अध्यक्ष। और इस समय अगर बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रेखा शर्मा है। और सबसे पहली अध्यक्ष कौन थी? तो वो जयंती पटनायक थी। इसको भी आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहद है, ये है आपकी रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग जो सबसे पहली बार कब बना था? आपको अभी बताया मैंने, 31 जनवरी 1992 अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, कौन सा स्थान है? तो अपने भारत का दूसरा स्थान है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतें। अगर हम बात करें कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है। अर्थात सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई हैं? तो चीन में हुई है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा अपना भारत है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरा स्थान पे भारत है। और तीसरे स्थान पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं पाकिस्तान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायु प्रदूषण सर्वाधिक फैलता किससे है? तो ऑटोमोबाइल से सबसे ज्यादा फैलता है। आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा कहाँ, कैसे फैलता है? वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा किस क्षेत्र से फैलता है? तो ऑटोमोबाइल्स सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल से फैलता है। और इसमें वो सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सर्वाधिक प्रदूषित गैस है। आपने पढ़ा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब कैसे हैं? ये वायु प्रदूषण से फैलने वाली गैसें, मतलब ये सर्वाधिक ऐसी गैसें हैं जो वायु प्रदूषण में सर्वाधिक स्थान रखती हैं। और सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई हैं? तो चीन में हुई हैं। अर्थात
आपने ये भी क्वेश्चन सुना होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है। ये भी इसको नोट करिए, विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन? कार्बन का उत्सर्जन। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन कौन करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो विश्व में सबसे ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण से कहाँ होती है? चीन में होती है। अपना भारत कौन सा स्थान है? अपने भारत का दूसरा स्थान है। और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान कौन सा स्थान? तो पड़ोसी देश पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा, पहली स्किन बैंक सुविधा, स्किन बैंक सुविधा, स्किन ये इंग्लिश शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं त्वचा। स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ की गई है। इसका सी आंसर सही है। नई दिल्ली में कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसको नई दिल्ली का सफदरगंज, सफदरगंज, ठीक है। नई दिल्ली का कौन सा गंज है? सफदरगंज, सफदरगंज। तो नई दिल्ली के सफदरगंज में सेना अस्पताल के द्वारा सशस्त्र बलों के लिए ये स्किन बैंक की सुविधा स्टार्ट की गई है। अगर इसी स्किन बैंक सुविधा के बारे में हम पढ़ें, स्किन बैंक, तो आपसे क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, क्या ये स्किन बैंक जो है अगर पूछा जाए सेना अस्पताल के द्वारा पहला बैंक, तो आपका हो जाएगा आंसर दिल्ली। लेकिन क्या ये भारत का पहला स्किन बैंक है? तो ये भारत का पहला स्किन बैंक नहीं है। इसके पहले भारत में तमिलनाडु में स्थापित किया जा चुका है, और उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो है चंडीगढ़ में स्थापित किया जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे कि पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? चंडीगढ़ में। और सेना बल के द्वारा या आर्मी अस्पताल जो होते हैं, इनके द्वारा स्किन बैंक सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो उसका आंसर अभी आपने देखा था दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? सफदरगंज में इसका खोला गया है। अगर हम बात करें कि स्किन बैंक में होगा क्या, तो इसमें जो है ग्राफ्टिंग की जाएगी। इसकी ग्राफ्टिंग होगी, तो आप इसको लिख लीजिए, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, जो ग्राफ्टिंग होगी किसकी? त्वचा की। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि मरीजों को अल्सर हो जाता है, घाव हो जाते हैं और स्किन जल जाती है या एसिड गिर गया, तो उनकी त्वचा को पुनः वैसे ही बनाने के लिए स्किन की ग्राफ्टिंग होगी, मतलब वो स्किन लगाया जाएगा। एक बात और आप देख लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि किडनी है आपकी या लीवर है, इनका भी आप ट्रांसपेरेंट देखते हो, तो वैसे ही स्किन का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन क्या स्किन जो है इसका दान हो सकता है क्या? जैसे हम बात करें, क्या स्किन का भी दान हो सकता है क्या? तो जी हाँ, स्किन का भी दान हो सकता है, अर्थात त्वचा का भी दान हो सकता है। लेकिन ये त्वचा मृत्यु के बाद, इसको भी नोट करिए, मृत्यु के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कितने घंटे तक त्वचा मरती नहीं है? तो इसका आंसर है 6 घंटे तक। अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 6 घंटे के अंदर वो अपनी त्वचा का दान देता है, तो वो दे सकता है, और उसको जो है फिर किसी बैंक में रखा जाएगा, स्किन बैंक में, और किसी की ग्राफ्टिंग करनी होगी, स्किन त्वचा की ग्राफ्टिंग करनी होगी, तो वही त्वचा ग्राफ्टिंग कर दी जाएगी। ये है स्किन बैंक, ठीक है। इसको भी, हाँ, किडनी लीवर जैसे दान होता है वैसे त्वचा का भी दान होता है। तो ये सब इस क्वेश्चन में आपने सीखा है। अगला आपके लिए क्वेश्चन बहुत दमदार है, और क्वेश्चन है आपका ये कि दक्षिणी अमेरिका में यूपीआई जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आपने सुना भी होगा कि यूपीआई क्या होता है? तो ये डिजिटल मुद्रा को ये बढ़ावा देता है। डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने वाला यूपीआई होता है, कार्ड होता है। और इसको जो है, तो इसका आंसर सुन लीजिए, दक्षिणी अमेरिका में यूपीआई जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये अभी पहला देश बना है आपका पेरू। सॉरी, कौन सा देश बना है? इसका पहला देश बन गया है पेरू, ठीक है। कौन सा देश है? पेरू। ये पेरू कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, आपने सुना भी होगा। पेरू और बोलिविया के मध्य में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील, वही पेरू है। ये पेरू ने अभी यूपीआई कार्ड को लागू किया है। तो यूपीआई कार्ड को लागू किया है, अर्थात डिजिटल मुद्रा, अर्थात किसी भी देश की मुद्रा को यूपीआई की मुद्रा के हम तहत इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि ये तो हो गया दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू, और हम बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप का पहला देश कौन सा है? यूरोप का पहला देश जिसने यूपीआई को जारी किया था, तो यूपीआई को जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। इसको भी नोट करिए, यूरोप का पहला देश जिसने यूपीआई को जारी किया, यूपीआई को लागू किया, तो पहला देश कौन सा है? फ्रांस। और एशिया में अपने
बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यूपीआई को अपनाया है। अगर क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि यूपीआई का नियंत्रण कौन करता है, यूपीआई को नियमित और नियंत्रित कौन करता है, तो आपने सुना होगा एनपीसीआई ये करता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। इसको भी नोट करिए जरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, क्वेश्चन अब पता नहीं कैसे पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप कहीं पे नोट कर लीजिए कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये होता है। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म नोट करिए, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ये इसका हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो एनपीसीआई था ये भारत में कब लागू किया गया था, तो ये भारत में 2008 में आया था एनपीसीआई, जो डिजिटल मुद्रा को नियमित और नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप का पहला देश यूपीआई को लागू करने वाला कौन सा देश है? फ्रांस। और दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है आपका? पेरू। और एशिया के बहुत सारे देश जो हैं यूपीआई कार्ड को लागू कर चुके हैं। आज का सबसे दमदार क्वेश्चन है ब्रिक्स खेल 2024, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, गजब का क्वेश्चन है। और ये एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो आप इसको नोट करिए पूरी बात। ब्रिक्स खेल 2024, इसको नोट करिए। क्वेश्चन है आपसे ब्रिक्स खेल 2024। अब अगर हम बात करें आपसे कि ये खेल जो है कहाँ आयोजित किया गया, आयोजन कहाँ हुआ इसका, तो इसका आयोजन जो है नोट करिए, आयोजन हुआ है इसका रूस में, और रूस के कजान शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस के कजान शहर में। इसको नोट करिए, रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ है। लेकिन अगर हम पूछें आपसे कि ये कौन से क्रम का है, तो क्रम इसका जो है, अगर हम पूछें, अगर आपसे आ जाए क्वेश्चन कि आधिकारिक रूप से, अगर क्वेश्चन आ जाए आधिकारिक रूप से अगर पूछा जाए, तो ये फर्स्ट क्रम का है। और ऐसे पूछा जाए तो ये पांचवें क्रम का है। आधिकारिक रूप से पूछा जाएगा तो फर्स्ट क्रम का ब्रिक्स खेल 2024 है। और ऐसे कौन से क्रम का है? पांचवें क्रम का। क्यों पांचवें क्रम माना गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट करिए जरा, क्यों माना गया है, तो आप लिखो जरा, क्योंकि ब्रिक्स खेल का आयोजन सर्वप्रथम 2017 में चीन में हुआ था। इसको नोट करिए, सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई? मान्यता इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उस समय केवल इसमें जो चीन में हुआ था 2017 में, तो केवल एक खेल ही शामिल था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई थी, केवल एक खेल शामिल था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर भी आ सकता है एग्जाम में कि शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है ब्रिस्किट। क्या है इसका शुभंकर? क्या है? ब्रिक्सिट। और ये ब्रिक्सिट किसका नाम है? तो एक तेंदुए का नाम है। तो तेंदुए के नाम पर रखा गया है तेंदुआ, तो तेंदुए के नाम पर इसका नाम रखा गया बिस्किट। तो ब्रिक्सिट किसका नाम है? तेंदुए का नाम है, इसलिए इसका शुभंकर क्या है? ब्रिक्सिट, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऐसे, आप अगला पेज नोट करते हैं कि जो ब्रिक्स खेल हुआ है, ब्रिक्स खेल 2024 या ब्रिक्स खेल का आयोजन, आप हेडिंग डाल दीजिए ब्रिक्स खेल का आयोजन। तो ये जबरदस्त लाइन होगी, ब्रिक्स खेल का आयोजन। सुनो जरा बेटा, इसको भी सुन लीजिए। अगर हम बात करें तुमसे कि ब्रिक्स खेल का आयोजन सबसे पहले बार तो चीन हुआ है, इसको भी नोट करिए। सबसे पहले सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम चीन में हुआ। और कब हुआ? 2017। इस बार जो है ये 2024 में कहाँ हो रहा है? अभी आपने नोट किया है, रूस में हो रहा है। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो इसके पहले 2023 में कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में। तो इसको भी आप नोट करिए, दक्षिण अफ्रीका के। और इसमें कितने खेल शामिल थे? तो 5 खेल शामिल थे, केवल 5 खेल शामिल थे, ठीक है।
और जो इस बार रूस में हुआ है इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो इसमें आप लिख लीजिए 17 खेल शामिल हैं। इसको भी नोट करिए, इसीलिए इसको मान्यता दी गई है खेलों की संख्या अधिक होने के कारण, तो 17 खेल शामिल हैं। इसको भी आप नोट करिए, 17 खेल शामिल हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा, 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। इसका 2025 में आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में। एक नोट बना के लिख लीजिए, क्या भारत में कभी इसका आयोजन हुआ है? तो जी हाँ, हुआ है। नोट बना के लिखो जरा, ब्रिक्स खेल का आयोजन, नोट करो जरा, ब्रिक्स खेल का आयोजन, ब्रिक्स खेल का आयोजन 2021 में भारत में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, किया गया था। ठीक है, ब्रिक्स में, ब्रिक्स खेल का आयोजन जो है भारत में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हुआ है। कब हुआ है? ये हुआ है आपका 2021 में हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग डालना इसी में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें भी लिखना आपसे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्रिक्स खेल में शामिल देश की पदक तालिका में भारत का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अब इसमें से मैंने पूरे 8 के 8 देश इसमें लिखे हैं, कौन से भारत के स्थान तक लिखा है। रूस ने कुल कितने पदक जीते हैं? 502 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण पदक कितने हैं? तो 262 हैं स्वर्ण पदक। और ये कौन से हैं? रजत पदक हैं। और ये कौन से हैं? आपके कांस्य हैं। तो ये रूस का है, रूस का नोट कर लीजिए, बाकी सब ऐसे देख लीजिए। बेलारूस कितने पदक? 247, चीन 62 पदक, उज्बेकिस्तान 114 पदक। इसका मतलब 62 पदक, 114 पदक उज्बेकिस्तान के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उज्बेकिस्तान ने चीन से कम स्वर्ण पदक जीते हैं। मतलब स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी ज़्यादा किसकी है? चीन की, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है। ब्राज़ील 50 है, ईरान 36 पदक जीते हैं, अजरबैजान 34 और अपना भारत 29 पदक जीते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की केवल बात करें कि भारत के 29 पदक, भारत के 29 पदक, तो हम बात कर सकते हैं भारत के 29 पदक। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए कि 29 पदक कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पदक मिले हैं। तो जो स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक, और रजत पदक, और एक आपका है कांस्य पदक। कौन सा है? कांस्य पदक। ये कितने कितने मिले हैं, तो इसको भी नोट करना है आपको। स्वर्ण पदक कितने मिले हैं? 3, रजत पदक कितने मिले हैं? 6, और कांस्य पदक कितने मिले हैं? 20। और अगर हम बात करें कि जो 3 स्वर्ण पदक मिले हैं, ये कौन कौन लाया है भारत में, तो तीनों महिलाएं हैं। तीनों महिलाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है आपकी अपर्णा दहिया। कौन है? अपर्णा दहिया। ये कहाँ की हैं बेचारी? ये दिल्ली की हैं। कहाँ की हैं? दिल्ली। और ये खेल कौन सा खेलती हैं? तो वुशु खेल खेलती हैं। कौन सा? वुशु खेल। और ये वुशु खेल कहाँ का है? तो ये चीन का खेल है। और इसमें इसको हम कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट, जो चीन का मार्शल आर्ट है, उसी को कहा जाता है वुशु खेल। अपर्णा दहिया के बारे में क्वेश्चन और नोट करिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर्णा दहिया भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीती थी। तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी हैं? तो ये है अपर्णा दहिया। दूसरी महिला कौन सी हैं? तो इनका नाम आप लिख सकते हैं मीनाक्षी। क्या नाम मैंने आपको बताया? मीनाक्षी। दूसरा नाम कौन सा है? मीनाक्षी है। और तीसरा नाम है अनामिका। तीसरा नाम कौन सा है? अनामिका। और इन दोनों लोगों ने भी स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन कौन से खेल में जीता है? तो दोनों लोगों ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। मुक्केबाजी का मतलब होता है बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक में 6 आए हैं और कांस्य पदक में कितने आए हैं? 20। ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया। ब्रिक्स खेल 2024 का जो आयोजन हुआ है, पूरी जानकारी आपके पास है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। क्लास कैसी लगी इसको ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक नहीं करते हैं आप, ठीक है? नहीं तो फिर जो है क्लास को बंद करनी पड़ेगी, देख लेना अपने हिसाब से।